हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिकल टूल्स और इसमें जो आज पढ़ने वाले हैं हम बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम जो क्या होती है, उसके यूज क्या होते हैं, उसको हम पहले समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करें यहाँ पर कि बायनोमियल का मतलब क्या होता है ना। हमने पढ़ा है जो एक्चुअल में जो आपने पढ़े हैं बायनोमियल, है ना, 10th क्लास में बायनोमियल वर्ड सुना है आपने, पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल, है ना। तो बायनोमियल मतलब जो, अगर हम इसका मतलब निकालें यहाँ पर, तो बाई का मतलब होता है टू और नॉमियल का मतलब होता है आपका टर्म्स, है ना। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो उसे हम बायनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे है ना, एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर 2x+3, ठीक है, x+y, ये हमारे क्या है, बायनोमियल से, है ना। कितने टर्म्स है उसमें, 2 टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बायनोमियल कहते हैं। उसका जनरल फॉर्म हमने यहाँ लिखकर दिखाया है x+a, where x is a फर्स्ट टर्म and a is called सेकेंड टर्म। हो गया ना, चलिए है ना। तो पहले जो बायनोमियल की डेफिनेशन नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, अब यहां से देखिए बच्चों कि बायनोमियल थ्योरम की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना, बायनोमियल थ्योरम की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए, है ना, बायनोमियल थ्योरम का मतलब भी हम समझते हैं, पहले यूज समझ ले उसका। ठीक है, कि हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है ना, हमको दिया है 2x+3, इसका स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो हम इजीली कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, हमने 10th क्लास में जो, या आपने छोटी क्लासेस में आइडेंटिटीज पढ़ी है, जिसे आप आइडेंटिटीज कहते थे। ठीक है, क्या है वो आइडेंटिटीज, ठीक, a+b होल स्क्वायर, है ना, a² + 2ab + b², है ना। ये आइडेंटिटी लगा दोगे आप। ठीक है, या फिर हम ऐसे कहें जो कि अगर हम यहाँ इसकी पावर 2x+3 की पावर क्यूब कर देते तो भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते थे। क्या करके, कौन सी पावर लगा के, है ना, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, a³ + 3a² + 3ab² + b³। ओके, ये इस तरह से। या आप जो अगर हम कहें 2x+3 की पावर 4, इसके लिए भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, है ना। हालांकि आपने 10 की पावर 4 वाली आइडेंटिटी आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप करना चाहते हो इसको, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x+3², 2x+3², है ना। मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली आइडेंटिटी लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर निकाल सकते हैं जो, है ना। या उसको ऐसे भी कर देते जो, इसका भी मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a+b³ आएगा a⁴, ठीक है, +4a² b +6a² b² +4a, ठीक, b³ b⁴, है ना। ये बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास a+b⁴ इसका एक्सप्रेशन, है ना। हालांकि आपने ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो बात ये आ रही है कि हमारे पास अगर छोटी पावर्स हो, ठीक है ना, छोटी पावर्स हो, तो हम बहुत इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये वाली आइडेंटिटीज लगाकर जो, है ना। ठीक है ना, 2x+, लेकिन मान लीजिए जो हमारे पास 2x+3, इसकी पावर 15 आ गई, अब क्या करेंगे। या हमने कहा जो इसकी पावर हमारे पास 7 आ गई, तो फिर क्या करें। क्या इसे आप ऐसा लिखना चाहोगे 2x+3, है ना, 2x या +3³ और 2x+3 ऐसा आप ऐसे भी कर सकते हो उसको। लेकिन सोचिए जो ये कितना बड़ा एक्सपांशन हो जाएगा, कितनी बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आपके पास जो 2x+3 की पावर 10 है, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2x+3 की पावर 4, 2x+3 की पावर 4, 2x+3, है ना, ऐसे कर सकते हो ऐसा। लेकिन फिर कि ये इजी, बहुत छोटी प्रोसेस रहेगी जो, है ना, ये इतना बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो हमारे पास जो अगर कोई बायनोमियल है, कोई बायनोमियल एक्सप्रेशन है और बायनोमियल एक्सप्रेशन की हायर पावर है,
ठीक है। तो हायर पावर को एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, बायनोमियल थ्योरम का। यूज समझ में आया क्यों यूज होता है, हमारे पास कोई बायनोमियल हो हायर पावर वाला, ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन, उसके एक्सपांशन को एक्सप्रेस करने वाली जो थ्योरम है, उस एक्सप्रेशन को हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं, या उस बायनोमियल थ्योरम का भी यूज करते हैं, है ना। चलिए, तो ये एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास 2x + 3 इसकी पावर 1/3 आ गई। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ तो हमारी आइडेंटिटीज थोड़ी सी हमको कंफ्यूज कर देगी। मतलब 2x + 3 हुआ तो आप इजीली ये वाली आइडेंटिटी लगा दोगे, 2x + 3 हुआ ये आइडेंटिटी लगा दोगे। लेकिन मान लो कि 2x प्लस क्या है, यहाँ पर 1/3 है, ये पावर 1/2 है। अब क्या करोगे, या √2 है, जो भी हो। तो फिर इस केस में मतलब हम इस तरह की पावर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस हो प्लस हो, इस तरह की, है ना, टर्म्स को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास किसी बायनोमियल एक्सप्रेशन की पावर इंटीजर हो, ठीक है, फ्रैक्शन में हो, किसी भी तरह से हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो इन सब को हम, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजीली एक्सपांड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, यूज समझ में आया, क्यों यूज किया जाता है उसका, टू एक्सपांड ए बायनोमियल ऑफ हायर पावर। ठीक है, हायर पावर के, ठीक है, बायनोमियल्स को एक्सपांड करने के लिए, एक्सपांड करने का मतलब क्या, उसको इस फॉर्म में लिखना। जैसे ये हमारे पास ये आइडेंटिटी है, आपने इनका मल्टीप्लाई करके लिखा, तब इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या करके बोलोगे, आपने उसको एक्सपांड करके लिखा, है ना। जैसे आप जनरल लैंग्वेज में अभी तक क्या बोलते आए हैं, हमने इसका स्क्वायर करके लिखा, या इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखा, है ना। लेकिन जो मैथमेटिकल टर्म में हम उसको बोलेंगे, उसको एक्सपांड करके हमने लिखा है ना। ठीक है, और ये जो टर्म है हमारा, इसे हम उसका एक्सपांशन कहेंगे। ये क्या है, इट इज ए एक्सपांशन ऑफ a + b होल पावर 2। ठीक है ना, a + b होल स्क्वायर, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन, ऑफ a + b होल स्क्वायर। ये क्या है, ये एक्सपांशन है, ये भी एक्सपांशन है, किसका, a + b ⁻³ 3, है ना, क्यूब, ऐसा बोल सकते हैं, इसका एक्सपांशन। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखने को हम बोलते हैं एक्सपांड करके लिखना, और ये जो टर्म लिखा जाएगा ये होगा एक्सपांशन। ठीक है, अब जो ये जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है ना 10th क्लास में, इसमें आपने कुछ बातें शायद नोट की होगी, या नोट देखना, तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज जो है इन आइडेंटिटीज की। ठीक है, ये जो पावर है, जो है ना, इसे जनरल लैंग्वेज में हम पावर बोलते हैं, उसे पावर बोला जाता है, इंडेक्स बोला जाता है ना, क्या भी बोलते हैं हम इसको, इंडेक्स। ओके, तो यहां पर, ठीक है, इसकी देखना, जो हमारे पास a + b की पावर कितनी है, 2 है, इंडेक्स 2 है। तो जब हम उसे एक्सपांड करेंगे, उसका जो एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, इंडेक्स +1। ठीक है, देखो, जो जैसे यहाँ पावर 2 थी, तो इधर कितने टर्म आए, 3 टर्म्स। पावर 3 है तो कितने टर्म्स आए, ओके, ये कितने टर्म्स आए, जो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म। ठीक है, ये पावर 4 है तो कितने टर्म आए यहाँ, 1 2 3 4 5 टर्म। ठीक है ना, मतलब, है ना, ये हालांकि तो आपने अभी तक इन बात पर नोटिस नहीं किया होगा छोटी क्लासेस में, लेकिन है ना, हम इसके और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देख लें। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, ठीक है, इंडेक्स +1। ठीक, मतलब जो पावर होगी उसमें एक ऐड करके जा। अब देखो तो यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल्स है ना, या 2 टर्म्स है, a और b। ठीक है ना, वेरिएबल ना बोलते हैं हम, टर्म का है उसको। तो यहाँ जो आप नोटिस करोगे कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, उस फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होते चलती है ना, और सेकेंड वाले टर्म की पावर इंक्रीज होते चलती है। ठीक है, मतलब यहां पर ये इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगी, इंक्रीज, एंड इंडेक्स ऑफ सेकेंड टर्म इज, सॉरी, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म डिक्रीजेस
और फर्स्ट। मतलब इसको लिखने की जो सीक्वेंस है, जो ध्यान रखना कि जैसे जो हम ए क्यूब को यहां भी लिख सकते थे, बी क्यूब को यहां भी लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि बीच में तो प्लस का ही साइन है, हम कोई भी टर्म किधर किधर भी लिख सकते थे। लेकिन लिखने का तरीका जो ऐसा याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, उससे हमारी बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है ना। वो इजी कैसे हो जाती है वो हम आगे समझेंगे। तो आप इसको 4 वाले टर्म को यहाँ लिख सकते थे, इसको यहाँ लिख सकते थे जो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो हमें यहाँ पर जो एक्सपांड हम कर रहे हैं, एक्सपांशन जो हम बना रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं, तो उस एक्सपांशन में हमको लिखने का तरीका ऐसे ही होना चाहिए। इंडेक्स मतलब ऐसे अरेंज करना चाहिए उसको कि फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होते चले और सेकेंड की पावर इंक्रीज हो, ऐसे लिखा जाना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे ए क्यूब, इस टर्म में देखो ये वाले में, यहाँ पर क्या था हमारे पास, है ना, क्या था, ए की पावर 2 है, और इस वाले में बी है ही नहीं, मतलब बी की पावर कितनी मान लो आप, 0 मान लो। फिर अगला जो यहाँ पर ए की पावर क्या होगी, 2 से 1 होगी रिड्यूस होकर, और यहाँ बी 0 था, मतलब बी की पावर 0 थी, तो बी की पावर यहाँ कितनी हो गई, 1 हो गई, आयन धर्म में। और यहाँ ए की पावर अब कितनी हो गई, 0, यहाँ ए जाके हट ही गया, मतलब तो ए हट गया, मतलब वहाँ ए की पावर कितनी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। और बी की पावर कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई। आयन समझ में क्या होते जा रहा है, यहाँ ए की पावर 2 है, अगले टर्म में पावर 1 हो गई, फिर नेक्स्ट टर्म में 0 हो गई, फिर यहाँ पहले में बी की पावर 0 थी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, है ना। ये बातें जो नोट कर, ठीक है। अब है ना, हालांकि जो ये इससे लिखने का सही तरीका है उसका, कोई भी एक्सपांशन आप देख लो, यहाँ पर देखो एक्स रेज़ टू द पावर 4 है, फिर अगले में क्यूब होगी, फिर अगले में स्क्वायर हो गया, फिर ए हो गया, एक बची पावर, फिर अगले में ए रिड्यूस हो गई, है नहीं वहां पावर। फिर बी पर ध्यान दें, तो यहाँ बी नहीं है, मतलब बी की पावर कितनी, 0, ठीक है ना। फिर यहाँ बी की पावर 1 हो गई, फिर यहाँ 2 हो गई, 3 हो गई, यहाँ बी की पावर 4 हो गई। ओके, चलिए, है ना। तो ये उसकी कुछ खास बात है, और आप ध्यान दोगे यहाँ पर, ठीक है, ओ सॉरी, तो यहाँ पर, हाँ चलिए, है ना। और आप जो यहाँ पर एक बात ध्यान दोगे कि, ठीक है, तीसरी नोट करने वाली बात, ठीक है, दोनों टर्म्स की सम ऑफ इंडेक्स ऑफ बोथ टर्म्स, ठीक है ना, ठीक है, इन ए, ये किसके बराबर होगी हमारी, मेन जो हमारी इंडेक्स रहेगी, एक्सपांड बायनोमियल की बायनोमियल इंडेक्स के बराबर होगी, है ना। क्या समझे इससे, देखो यहाँ अगर हम कोई भी टर्म ले लें, तो हमारे पास 2 टर्म है, तो यहाँ ए और बी, ठीक है, इन दोनों की इंडेक्स का सम हमेशा, इन दोनों के इंडेक्स का सम हमेशा बायनोमियल के इंडेक्स के बराबर ही आएगा। जैसे देखो यहाँ ए क्यूब है, तो बी की पावर कितनी है, यहाँ बी की पावर 0, तो 0 + 3 कितनी आएगा, 3 आएगा। यहाँ देखो ए की पावर कितनी है, 2, बी की पावर कितनी है, 1, तो उन दोनों की इंडेक्स का सम कितना आया, 3 आया। यहाँ पर भी देखो ए की पावर कितनी है, 1, बी की पावर कितनी है, 2 है, तो 1 और 2 इसका सम कितना हुआ, 3 हुआ, ये सम है ना। कोई भी एक्सपेंशन नहीं, ये इसमें देख लो, यहाँ ए की पावर कितनी है, 4 है, बी है ही नहीं, मतलब बी की पावर यहाँ कितनी रही होगी, 0, है ना, तो 4 आया। यहाँ देखो इन दोनों की पावर का सम कितना है, 4, इन दोनों की पावर का सम कितना है, 4, इन दोनों की पावर का सम कितना है, 4, जो बायनोमियल की इंडेक्स होगी वो, है ना। मतलब ये बात है, मतलब ये जैसे ये क्यों हम इन पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जो मान लो हमने गलती कर दी यहाँ पर कुछ लिखने में, तो हम इससे ये वाली प्रॉपर्टीज के बेस पर हमारे आंसर को चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है ना। मतलब बायनोमियल का जो हम एक्सपांशन करते हैं, तो एक्सपांशन को लिखने का तरीका यह है कि नंबर, है ना, इंडेक्स को हम इस तरह से ऑर्डर में लिखें कि पहले टर्म की इंडेक्स बढ़ती जाए, एक डिक्रीज होती जाए, सेकेंड वाले टर्म की इंडेक्स इंक्रीज होती चली जाए, ओके, है ना। और सम ऑफ इंडेक्स, ठीक है, मतलब हो सकता है कि हमने जो यहाँ गलती से कोई पावर किसी पे ज्यादा लगा दी हो, कम लगा दी हो, तो कैसे पता चलेगा कि हमने सही लिखा है या गलती लिखी। बहुत बड़ी एक्सपांशन भी हो सकते हैं, तो फिर वहां ये चेक कर लेना हम कि उन दोनों का सम
इंडेक्स के बराबर आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है। अगर इंडेक्स के बाद मान लो बच्चों यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया होता, तो आपको कैसे पता कि अभी ये सही है या गलत, क्योंकि आपने तो ये आइडेंटिटी सुनी नहीं, देखी नहीं है। भाई अभी यहाँ मैंने लिख दिया ऐसे, तो आप कैसे चेक करोगे कि मैंने सही लिखा है? तो फिर आप यहाँ देखोगे कि इन दोनों की पावर का सम कैसा होना चाहिए जो यहाँ पर, ठीक है ना, मेन इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था जो हमारे पास जो क्या है आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, आपने 10th में पढ़ी है, उनकी कुछ बातें। एक्चुअल में अगर हम कहें तो ये भी बायनोमियल थ्योरम्स ही है। ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये जो एक्सपांशन है इसको ही हम बायनोमियल थ्योरम कहेंगे। ये क्या है हमारे पास, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ठीक है, एक्सप्रेसिंग द एक्सपांशन ऑफ ए बायनोमियल। मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कर रहा है, बायनोमियल के रिलेशन, बायनोमियल के एक्सपांशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यही हमारी बायनोमियल थ्योरम है ना। लेकिन आपको नहीं बोलो मालूम होगा कि इसे बायनोमियल थ्योरम भी हम बोलते हैं। ओके, है ना। तो अभी देखिए तो इसको, ये भी बायनोमियल थ्योरम है, ये भी बायनोमियल थ्योरम ही है। ठीक है ना। ओके, बायनोमियल एक्सपांशन को समझते हैं। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम का जो रिलेशन आएगा, है ना, उसका जनरल फॉर्म क्या रहेगा, जो अभी हमने ये लिखे थे ना इधर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनका जनरल फॉर्म क्या रहेगा, इनको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पर, है ना, x प्लस a इसकी पावर n, है ना, इसको हम यहाँ पर x हमारा फर्स्ट टर्म है, a है सेकेंड टर्म, n है इंडेक्स। इसका अब एक्सपांशन कैसा किया जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो ध्यान दें। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं NC0। ओके, देख लीजिए NC0। ठीक है, अब ये C क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है, कॉफिशिएंट है, इसको हम आगे अभी समझेंगे, पहले एक्सपांशन लिखना सीख लें। ठीक है ना, तो NC0। अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म कौन है, x। अब x की पावर क्या डालेंगे हम, तो x की पावर यहाँ पर डलेगी जो n माइनस जीरो, फिर सेकेंड टर्म a की पावर क्या आएगी, तो यह जो नीचे वाला नंबर है 0, ये इसकी पावर होगी। ठीक है, प्लस, मतलब लिखने का तरीका तो याद रखने का तरीका। फिर अगला टर्म आएगा NC2, फिर यहाँ x की पावर क्या आएगी, NC1, है ना, 0 1 ऐसे ही। ठीक है, तो x की पावर आ जाएगी NC1, है ना, और n-1, और a सेकेंड टर्म की पावर क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी 1। ओके ना। फिर थर्ड टर्म में हमारे पास NC2 x n-2, x की पावर क्या डलेगी यहाँ पर, n-2, फिर जो सेकेंड टर्म है a की पावर आएगी 2, है ना। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। फिर जैसे अगला टर्म a को लिख देते हैं हम NC3, है ना, x की पावर होगी n-3, a की पावर क्या होगी, ये नीचे वाला नंबर। ठीक है ना। आयन कैसे लिख रहे हैं तो NC0 से स्टार्ट करें, फिर फर्स्ट टर्म x, उसकी पावर लिख दो n-0, फिर जो a है सेकेंड टर्म, उसकी पावर लिख दो नीचे वाला नंबर, फिर NC1 NC2 NC3। ठीक है, तो फिर x की पावर आएगी n-1, a की पावर आएगी नीचे वाला नंबर, फिर NC2 में x की पावर हो जाएगी n-2, a की पावर होगी। ठीक है ना, ऐसा। फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कब तक चलेगा ये, है ना, ये। ठीक है, जब तक हम NCN तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन की जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर n तक नहीं आ जाती, तब तक चलेगा ये, है ना। मतलब ये हमारे पास इनफाइनाइट तक नहीं चलेगा। ओके, है ना, उसके नंबर ऑफ टर्म फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो बीच का एक हम टर्म लिख दे रहे, कोई बीच का एक जनरल टर्म लिख दे रहे हैं NCR बीच का कोई एक होगा, मान लो NCR, x की पावर n-r और a की पावर होगी r। ठीक है ना, फिर प्लस, ओके, लास्ट टर्म लिख रहे हैं अब। तो लास्ट टर्म क्या आएगा, कहां तक चलेगा, NCN तक इंक्रीज होते हैं, 0 1 2 3, कहां तक नहीं पहुंच जाते हम, जब तक कि हमारी जो नीचे वाला नंबर है NCN n इंडेक्स के बराबर हो जाए। NCN x की पावर डलेगी n-n, है ना, n-n, या x की पावर 0 भी हो जाएगी जो, तो 0 भी लिख सकते हो आप, या एक जैसा याद रह जाने के लिए हम लिख दे रहे हैं उसको, ना, और a की पावर होगी n। ये हमारा उसका जनरल फॉर्म है। ठीक है,
अब देखो ये फॉर्म याद हो गया कैसे लिखना है। NC0 से स्टार्ट करो, NC0, फिर फर्स्ट टर्म x उसकी पावर डालोगे आप n-0, फिर सेकंड टर्म a उसकी पावर डालेगी नीचे वाला नंबर, फिर NC1 बढ़ जाएगा ये x n-1, फिर a, ऐसा है ना, ये जनरल फॉर्म है उसका। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ से कुछ बातें ध्यान रखने वाली, ठीक है ना, कि ये NC0 और ये सब क्या क्या होता है ठीक है ना, इसका मतलब हम समझेंगे यहाँ पर वेयर, ठीक है, NC ये जो 0 है, NC1 है, NC2 है, ये सब हमारे क्या है, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ओके ऑफ टर्म्स, है ना, टर्म्स ऑफ बाइनोमियल्स, मतलब जो हमारे टर्म्स आएंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, ये उनके कोफिशिएंट हैं, जहां पर C जो स्टैंड करता है, C क्या बताता है हमें, कॉम्बिनेशन, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये जो आप मैथ्स में पढ़ोगे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, ये उसका एक पूरा एक चैप्टर बेस्ड है इस पर, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ फिजिक्स में तो इसका यूज हमको बड़ी मुश्किल से 2 या 3 जगह पर होने वाला है पूरे फिजिक्स में 11 के, इसलिए, लेकिन है ना, तो हमको इसको अप्लाई करके आना चाहिए, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको फिजिक्स की तरह जितना आना चाहिए उतना हम पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारी तो इसमें डिटेल्स होती है, ठीक है ना, बहुत सारे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन क्या क्या बन जाएंगे वो भी चलो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर NC0 ये इसको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखें लो, ठीक है, ये अलग से हम यहाँ लिख देते हैं नोट, जो NCR है, कॉम्बिनेशन को लिखने का जो है ना फाइंड करने का तरीका है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR, ठीक है। तो इसको निकाला कैसे जाता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, ओके, ये भी है ना, मतलब ये जो कोफिशिएंट है NC0 NCR, ये इसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। इसको भी हम निकालना सीखेंगे अभी, फॉर्मूला तो देखें, जहां पर ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ये, या इससे ऐसा भी लिखा जाता है कहीं कहीं पर, है ना, ऐसा भी लिखा जाता है। चलो मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ, NCR को, है ना, मतलब फॉर्मूला वही है, नोटेशन अलग अलग दिया जाता है, n-1 और ये r, ठीक है। कहीं कहीं पर आप उसको ऐसा लिखा हुआ भी पाओगे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा साइन अलग है, ये अलग है, ठीक है, एक ही बात है। जो वेयर ये जो सिंबल है और ये इसे पढ़ा जाता है फैक्टोरियल, इट इज कॉल्ड फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिखा है जो है ना, ये 5 ऐसा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, ओके, या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5, है ना। मतलब छोटी छोटी सी बातें सिखा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, अब उसका मतलब भी हम समझते हैं फैक्टोरियल का, ठीक है ना। तो ये 5 फैक्टोरियल ये ऐसा, अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लो, ओके, हमको कहीं लिखना है 5 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब 5 से लेकर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जितने भी नंबर्स होंगे 1 तक, उन सभी का मल्टीप्लाई हमको कहीं पर करके लिखना है। तो हम हर जगह पे इतना बड़ा बार बार नहीं लिखते हुए हम इसे ऐसा लिख देंगे 5 फैक्टोरियल, ओके, मतलब ये हमें लिखना है कि किसी जगह पर 8 7 6 5, ठीक है, 4 3 2 1 ऐसा लिखना। तो यार इतना बार बार जो किसी मैथमेटिकल टर्म को बार बार इतना लिखना वाले वो, है ना, टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा, और है ना हमको लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख देंगे, हम इसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे 8 फैक्टोरियल, आए समझ में तो, मतलब फैक्टोरियल लगा है ना, हमने लिखा 7 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस नंबर से लेकर डिसेंडिंग
ऑर्डर में चलते हुए, है ना, 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे 6, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 तक का मल्टीप्लाई। तो ये होगा फैक्टोरियल का मीनिंग, है ना। मतलब जहां हमको इस तरह से लिखना है, किसी नंबर से लेकर उसके डिसेंडिंग ऑर्डर तक उसके सभी, है ना, नंबर्स का मल्टीपल होना है, लिखना है, तो हम वहाँ फैक्टोरियल लगा देते हैं, ठीक है। इतना लेंथी नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था जो कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालना भी सीखते हैं तो, ठीक है। कैसे निकाले जाएंगे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, है ना, इसको ही निकालना सीख लेते हैं पहले, ठीक है। तो फैक्टर इसका एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, चलो NC 5C3 लिख देते हैं। ओके, तो 5C3 लिख देते हैं। तो 5C3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, ठीक है ना, 5, ठीक है, फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल, है ना। ये फॉर्मूला जो n माइनस r, मतलब नीचे वाला नंबर, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल n r, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 5 को क्या लिख सकते हो हम, 5, ठीक है ना, 4, ठीक, 3 फैक्टोरियल, 5 4, ठीक है, 5 4 3 2 इंटू 1, ऐसा लिख दिया। ओके, मतलब हम जरूरी नहीं है जो कि हम उस नंबर से लेकर 1 तक ही जाए, हम इसको बीच में कहीं पर भी रोक सकते हैं, ठीक है। हम इसको 3 फैक्टोरियल तक भी रोक सकते थे, 5 4 3 फैक्टोरियल, है ना। जरूरी नहीं कि हम 2 तक लिखना ही पड़ेगा हम। ओके, अब यहाँ देखो 5 माइनस 3, तो कितना बचा, 2 फैक्टोरियल। ओके, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आप देखो, जो इस 3 फैक्टोरियल को भी अगर आप एक्सपांड करते, है ना, चलो पहले तो हम एक्सपांड करके लिखना सीखे, 5 4 3 2 इंटू 1, है ना। अब ये इधर ऊपर 2 फैक्टोरियल बचा, अब ये आप 3 को एक्सपांड कर रहे होते तो 3 2 1 ऐसा आता। अब देखो ये 3 2 1 और ये 3 2 1, ये पूरा पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप उसको जो एक्सपांड करके भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते थे, 5 4 3 फैक्टोरियल, ऐसे पे भी छोड़ सकते थे। फिर यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल, ऐसा आता, तो इससे ये कैंसिल हो जाता। आगे समझ में, चलो इसका आंसर हम निकालते हैं। क्लियर हुआ जो कि आप इसको बीच में कहीं पर भी रोक दो फैक्टोरियल को, 5 4 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया हमने, है ना। फिर इधर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ओके, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर बचा 5/2, अभी 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, है ना, कितना बचा 5, तो 5C3 आंसर कितना है आपके पास, 5C3, 5 की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, है ना, छोटे छोटे से जो, ठीक है। आपको इसको नोट करते जाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, एग्जांपल 2, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया हमने 10C3, ओके, या 10C7 लिख दिया। अब इसको फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ऊपर आएगा 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कोई भी साइन से दिखा सकते हो क्या, ये इस साइन से भी ऐसे, है ना, 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या बचेगा, 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू में r मतलब 7 फैक्टोरियल। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बचेगा, यहाँ ऊपर बचा 10 फैक्टोरियल अपॉन में बचा 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल ये आया जो, अब आपके पास जो 10C7 कितना आंसर आ रहा है उसका, इसको एक्सपांड कर दो, तो 10, है ना, 10 9 8 और कहाँ रोक दिया हमने इसको, 7 फैक्टोरियल।
मतलब आप देखो क्योंकि ये नीचे कौन से फैक्टोरियल से कैंसिल हो सकता है, मैं बड़े वाले फैक्टोरियल से, तो वहां जाके रोक दो उसको, है ना। अब देखो यहाँ पर 3 अपॉन में क्या बचेगा 3 2 इंटू 1, ये किसको एक्सपांड किया हमने 3 को, और ये 7 फैक्टोरियल का एज इट इज रख दिया। तो ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, है ना। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके लिख दो, ये 3 से ये 3 टाइम्स, है ना, ये 2 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ओके। तो कितना हो गया ये, है ना, ये 3 4 जा 12 और ऊपर, है ना, 120, तो 120 आंसर कितना है हमारे पास 10C7, कितना है आंसर 120, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ आंसर 120, क्लियर ना, ठीक है। फिर से तो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल को हमने लिखा 10 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ओके। अपॉन में था 3 को हमने लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 7 फैक्टोरियल को एज इट इज, अगर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये जो इनसे कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, 3 से ये 9 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 12 हो गया वो, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 12 और 2 से 10 से मल्टीप्लाई किया 120, ओके, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 10C3 ऐसा ले लेते हैं, ओके। तो ऊपर वाला जो नंबर आएगा तो क्या आएगा देखो, अब डायरेक्ट में लगा दो आंसर 10 फैक्टोरियल, चलो लिख देते हैं 10 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, क्लियर आ रहा है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लगा दिया, है ना। 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, और ये ठीक है ना। चलो अब यहाँ से जो कि स्टेप बढ़ा के लिखे चलिए, मैं आपके लिए लिख देता हूँ 10 फैक्टोरियल और क्या करते हैं अगला हम 10 माइनस 3 फैक्टोरियल फिर इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ बचेगा 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब वापस बच्चे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो 10 मतलब 10C7 की वैल्यू भी कितनी आई थी 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 10C3 भी वही आया है ना। तो इसको भी आप जब आगे सिंप्लीफाई करोगे आंसर 120 ही आना है। मतलब क्या बात निकली बच्चों आपके पास, यहाँ पर क्या एग्जांपल निकला 10C7 इक्वल टू हुआ किसके 10C3 के। मतलब इसको देखो या आप ऐसा लिख दो 10C, है ना, 10 माइनस 3, ओके ना। 10C7 को आप ऐसा लिख सकते हो 10 माइनस 3, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर देखो 10C7 इसको आप लिख सकते हो 10 चलो, है ना, 10C3 के बराबर। मतलब ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। इसका जनरल फॉर्म अगर हम लिखे तो जनरल फॉर्म जो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूँ 10 मतलब इसको हम लिख दे रहे हैं NCR, ओके, NCN माइनस R, ओके। आप देखो यहाँ पे 10 में से 7 माइनस करोगे तो कितने आएगा 3 आएगा, है ना। मतलब 10C3 बराबर है 10 माइनस 7 के बराबर, ओके, ठीक। तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म मतलब हमको एक प्रॉपर्टीज और पता चल गई तो यहाँ फैक्टोरियल से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी पता चल गई, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर, है ना, ये जो सिंबल है हमारा वेयर, ठीक है, और ये इसको क्या लिखा जाता है फैक्टोरियल, ये हमारे पास है फैक्टोरियल। और एक प्रॉपर्टीज हमने और ध्यान दी यहाँ पे NCR बराबर किसके NCN माइनस R। तो देखो तो यहाँ पर हमारे लिए जैसे बड़ी पावर आ जाए, ठीक है, तो बड़ी पावर के लिए हम एक एग्जांपल से बताता हूँ। इसको जो ये वाले को नोट कीजिए आप, फिर हम एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो प्रॉपर्टी है बेटो इसको हम यहाँ नोट में डाल लेते हैं, है ना।
क्या हो गया यहाँ एन सी आर इक्वलेंट आ गया किसके एन सी एन माइनस आर के। ये एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मतलब कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। एक्चुअल में जो ये कॉम्बिनेशन निकालने पर एक पूरा ही चैप्टर बेस्ड है मैथ्स में, आप उसको पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरह सीख ले रहे हैं, ठीक है। हमको इसका ज्यादा यूज नहीं होता है मैथ्स इसमें, फिजिक्स में, ठीक है। फिर भी अब यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट ध्यान रखना, जो जैसे ये हो गया, ठीक है ना, एन सी एन, इस एन सी एन की वैल्यू कितनी होगी, तो एन सी एन की वैल्यू जो, या सबसे पहले तो बात करते 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। अब ये कहाँ से 1 होता है, इसका जो प्रूफ आपको मैथ्स में देखना पड़ेगा, हम यहाँ उसके प्रूफ पे नहीं जाएंगे, मतलब ध्यान रखो 0 फैक्टोरियल इज 1। अब आप यहाँ पे कुछ जनरल टर्म याद रखें, एनसीएन, तो एनसीएन निकालोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे एनसीएन अगर हम निकालते हैं तो एन एन माइनस एन और एन फैक्टोरियल, ओके, सॉरी ये वाला सिंबल लगा दिया, तो जो ये तो हो गया 0 है ना, सेम सिंबल लगाना जो लगाना है, ठीक है। तो ये एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पर जो ऊपर क्या बचा 1 एन माइनस एन, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आया 1 आया, मतलब एन सी एन 1 याद रखोगे, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा, एन सी एन इज 1। अब यहाँ लिखे एन सी 0, तो एन सी 0 की वैल्यू भी कितनी आएगी, निकाल कर देख लो, ठीक है। एन सी 0 क्या फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, तो बात वही है, ऊपर एन फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ पर एन माइनस 0 मतलब 0 फैक्टोरियल, सॉरी एन फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल ऐसे एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर 1 बचा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, मतलब एन सी 0 भी कितना ही आएगा, ठीक है, एन सी 0 भी है ना 1 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ एन सी 1, एन सी 1 अगर आप निकालते हो तो एन सी 1 की वैल्यू, मतलब ये कुछ जनरल फॉर्म है जो हमको डायरेक्ट याद होने चाहिए, है ना। तो एन सी 1 निकाल के देखो, ऊपर है एन फैक्टोरियल अपॉन में, ठीक है ना, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और इनटू में 1 फैक्टोरियल, क्लियर, ठीक है ना। फैक्टोरियल के साइन को आप कोई भी साइन से शो कर सकते हैं। अब देखो जो इसको हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके एन, फिर अगला टर्म एक छोटा टर्म मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इससे, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1 फैक्टोरियल, जैसे लिख सकते हैं तो हम 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, वही तो है एन, उससे एक छोटा टर्म उसका मल्टीप्लाई, है ना। फिर यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर जो ये कैंसिल होकर एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल, 1 ऊपर क्या बचेगा एन, है ना, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई एन, है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखें, एन सी 0 इज इक्वल टू 1 और एन सी 1 इज इक्वल टू एन, है ना। तो ये क्या निकालना होगा, आप जो कॉम्बिनेशन निकालते आया आपको, है ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन निकालना सीख ले पहले, अभी हम बाइनोमियल थ्योरम पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो आपको एन सी, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, है ना, 7C3 निकालिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए तो एक बार और निकाल के देखते हैं 7C3। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 को आप लिख सकते हो 7 6, ठीक है, 5 4, ठीक है ना, और 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिख दिया, ओके। 7 माइनस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल, है ना। ये चलो इसको हम कहाँ पर ही, 7 को कहाँ पर रोक दिया हमने, 7 6 5 4 पर, ओके। 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, है ना, और इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 2 1, 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 2 1,
ये 4 इसको माइनस करके 4 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये क्या बच रहा है यहाँ पे 3, ये 2 टाइम्स और ये कैंसिल, तो कितना आंसर आया है ना 35, 7 5 35, तो 7C3 कितना है हमारे पास 35। ये एक बार फिर से ताकि प्रैक्टिस हो जाए तो आपको निकालने के लिए, है ना, कॉम्बिनेशन कैसे निकाले जाते हैं। चलिए ठीक है ना, मतलब अगर भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख लेना, है ना, इसलिए ठीक है। वैसे आप मैथ्स में इसको पढ़ने ही वाले हो ये पूरी डिटेल में, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत इनिशियल नॉलेज उसका होना चाहिए जो। ओके, तो एक काम कीजिए, जो ये इस वाले को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो हमारा बायनोमियल थ्योरम है इसको और एक्सपांड दूसरे फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं, है ना। चलिए ना, अब हम ये इसी एक्सपांशन को कॉम्बिनेशन या कोएफिशिएंट के टर्म्स में लिखते हैं, मतलब ये कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल कर हम लिखते हैं, है ना। तो इस केस में ठीक है क्या बनेगा, ध्यान रखना तो यहाँ पर कि आप इसको कैसे नोट करोगे। ठीक है, ये हमारा पूरा जैसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसको, लेकिन नोट करने में जैसे ठीक है नोट करोगे तो कैसे, ये जो हम अभी इसका पूरा एक्सपांड करेंगे सेकंड, इसको एक साथ लिखना और इसको साइड में कहीं पर अलग से नोट कर लेना, है ना, इसके बीच में मिक्स नहीं करना उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो x प्लस ए, इसको जो हम x प्लस ए है ना, अगर हम ये इनकी वैल्यूज निकाल कर रख दे, किनकी NC0 इनकी वैल्यूज अगर रखे तो हमारे पास नया एक्सपांशन क्या बनेगा उसको ध्यान देना। ठीक है, तो नया एक्सपांशन जो हमारे पास बनेगा NC0, इसकी वैल्यू देखो NC0 कितना है 1। ओके, फिर x की वैल्यू जो पावर कितनी है n-0, तो n-0 मतलब क्या ही बचेगा, n-0 मतलब n ही बचेगा, है ना। फिर a की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब कितना ही होता है 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब कितना ही होगा 1 होगा, है ना। तो a की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म जो, तो क्या फर्स्ट टर्म को हम सिर्फ xn लिख दे, x की पावर n लिख दे, n क्लियर। देखो NC0 की वैल्यू कितनी 1, x की पावर क्या बचेगी n-0 इक्वल टू n, किसी नंबर की पावर 0 मतलब 1, तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितने आएगा x की पावर n। ओके, प्लस अब NC1 हमने यहाँ निकाला है, ठीक है ना, कितना आएगा प्यो n, है ना, NC1 हमने निकाला है n, और यहाँ x की पावर n-1, ठीक है, इनटू में a, और अपॉन में जो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब अगला देखें तो NC2 की वैल्यू अगर आप निकालते हो NC2 कितना आ जाएगा, अब उसको हम निकाल के देखते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, NC2 की वैल्यू हम निकाल कर देखते हैं यहाँ। चलिए यही निकाल के देखते हैं। ठीक है, NC2 इधर निकाल तो क्या हो जाएगा ऊपर n फैक्टोरियल, है ना, n-2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, ये आएगा फॉर्मूला। अब देखो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका मल्टीप्लिकेशन, n अगला टर्म n से छोटा n-1, फिर अगला नेक्स्ट टर्म उससे एक और टर्म छोटा हो जाएगा, तो n-1 था, एक और कम हो जाएगा मतलब n-2, इसको हमने यहाँ ही रोक दिया n-2 फैक्टोरियल। ओके, अब अपॉन में क्या बचा है n-2 फैक्टोरियल, ओके, और इनटू अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया तो n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल, इधर क्या बचा n-1, ओके, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, मतलब NC2 कितना आया, NC2 कितना आया n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कहाँ पर लिखना था NC2, इस टर्म को लिख रहे हैं हमें ना, NC2 n-1, ठीक है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ओके, और x की पावर n-2 a की पावर,
ठीक है, ये है ना। इसी तरह जो क्या निकालोगे, NC3, तो NC3 निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम, अगला टर्म NC3, ठीक है ना। तो ये NC3 को निकाल देते हैं, तो NC3 ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब n ऊपर वाले टर्म को हम लिख सकते हैं n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, है ना। और कहाँ रोका, मतलब हमने उसको n-3 फैक्टोरियल पे, क्योंकि हमको नीचे दिख रहा है n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो n-3 फैक्टोरियल और इनटू में अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल, ओके। तो n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ n-1, n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, मतलब NC3 कितना आया, NC3 जो कितना आया हमारे पास, ठीक है। NC3 को लिख रहे हैं हम n-1, ठीक है ना, n-1, n-2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और x की पावर यहाँ कितनी, ठीक है, x की पावर यहाँ n-3 और a की पावर 3, ठीक है ना। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब इसी तरफ जो लास्ट टर्म हम लिख देते हैं, ये जनरल टर्म भी आएगा बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पर किसको लिखते हैं, इस लास्ट टर्म को लिख देते हैं, है ना। जनरल ये टर्म छोड़ दिया हमने बीच में, ठीक है। तो कहाँ तक जाएगा, अब देखो NCN कितना है, NCN कितना, ठीक है ना, NCN 1 हो गया, है ना। चलो मैं यही लिख देता हूँ, इसकी जरूरत हो गई ना हमको, इसको अब हटा देते हैं हम, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म जो है ये वाला NCN हो गया 1, x की पावर, ठीक है, n माइनस n, मतलब 0, ठीक है, और a की पावर कितनी बचेगी, n बचेगी, तो x की पावर 0 मतलब 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ लास्ट में सिर्फ क्या बचा, a की पावर n, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का अनदर फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्म ये हो गया n कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट के टर्म्स में, यहाँ हमने उसके कोएफिशिएंट को इस फॉर्म में भी लिख दिया, ओके। तो ये होगा हमारे पास, है ना, ये लास्ट टर्म था, डॉटेड करके लिखना उसको, ओके। ये हमारा एक फॉर्म ये भी हो गया। अब इसको आप कैसे याद रख लोगे, अब फिजिक्स में जो हम जनरली उसका एक कॉमन फॉर्म यूज करते हैं। कॉमन फॉर्म क्या होगा, ये ध्यान दो, इफ मतलब हमको फिजिक्स में उसका जो फॉर्म आता है यूज में, हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखना, इफ x इज इक्वल टू 1, मतलब हम x को रिप्लेस कर दे 1 से, एंड a को रिप्लेस कर दे x से। फिर से क्या कहा हमने, x को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, a को रिप्लेस कर रहे हैं x से, तो हमारे पास ये बाइनोमियल थ्योरम क्या बनेगी। मतलब ये वाला फॉर्म में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम मैथ्स फिजिक्स में जनरली ये वाला फॉर्म ही यूज होता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्म लिख रहे हैं। मैथ्स में भले आप इस फॉर्म में ना पढ़ो, तो देखो x के प्लेस पर लिख देंगे 1 प्लस x n, है ना। जहां x लिखा है वहां 1 लिखते जाना है, जहां a लिखा है वहां पर x लिखते जाना है, ओके। चलिए अब देखो यहाँ x, ठीक है फिर x की वैल्यू क्या लिखोगे आप, ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी लिखोगे, 1 की पावर n, कुछ भी हो जाए तो 1 की पावर 1 ही होगा, प्लस n x के बदले क्या लिखना है हमको 1, तो यहाँ 1 की पावर क्या आएगी n-1, तो 1 की कोई कुछ भी पावर हो जो, उसका आंसर 1 ही आएगा। तो इसको हटा देंगे हम, है ना। बचा क्या है यहाँ पर a की प्लेस पर क्या लिख देना है x, क्लियर ना। फिर थर्ड टर्म, ओके, n-1, x के बदले लिख देना है 1, तो वो हट ही जाएगा, उसकी पावर कुछ भी हो। a की पावर 2 है, तो a के बदले क्या लिखना है
एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर थर्ड देखिए मुझे यहाँ पर थर्ड क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। x की पावर x 1 है तो हट ही जाएगा, a की पावर 3, a के बदले लिखना है हमको x, तो x 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस तरह से, है ना। लास्ट टर्म हम लिख रहे हैं, तो लास्ट टर्म जो यहाँ पर आ जाएगा a, ठीक है। a के प्लेस पर हमको क्या लिखना है, a के प्लेस लिखना है x, ओके, तो ये हो जाएगा x की पावर n, है ना। ये रहेगा उसका हमारा अनदर फॉर्म, ठीक है ना। मतलब है बाइनोमियल थ्योरम ही, लेकिन हमने उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब फिजिक्स में जो है हमको यहाँ पर जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका मोस्टली यूज जो इसी फॉर्म में रहेगा, है ना, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये रहेगा बच्चों हमारे पास। अब इसमें बच्चों एक कंडीशन और ध्यान रखना यहाँ पर कि जैसे अगर हम यहाँ कहें इफ, ठीक है, x इज लेस देन 1, मतलब इसमें हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जो हमारे पास जो बाइनोमियल है, मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है अगर 1 से बहुत ज्यादा छोटी हो तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, जो हायर पावर है x की, ठीक है, इफ x इज सो लेस देन 1 देन, ठीक है, टर्म्स ऑफ हायर पावर ऑफ x इज, ठीक है, हैज बीन नेग्लेक्टेड, उसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं उसका रीजन भी हम समझेंगे। तो इस केस में हायर पावर से मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब जो इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास इस केस में है ना, देन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n, ये सिर्फ कितना रह जाएगा, सारी हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यूब इधर आ सकता, तो फिर यहाँ एक्सप्रेशन बनकर रह जाएगा ओनली 1 प्लस n x, है ना। ये रहेगा उसके हमारे पास, ठीक है। मतलब हम बाइनोमियल थ्योरम या तो ये केस में ज्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में, या तो ये वाले केस में, ठीक है। अब क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, रीजन भी समझ लो। जैसे बच्चों हमारे पास है ना x है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, जैसे हमने कहा वो 0.1 है, ओके, तो 0.1 है। अगर हम 0.1 का और इसका स्क्वायर कर दें, मतलब 0.1 स्क्वायर, ओके, x इज इक्वल टू 0.1 है, तो x स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0, ठीक है, 1, मतलब टर्म छोटा है, डेसिमल में है, x से छोटा है और उसकी पावर है तो उसकी वैल्यू और छोटी होती जाएगी, है ना। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं हम 0.1, उसकी वैल्यू 3 होती, पावर 3 होती, तो ये कितना हो जाता, 0.001 हो जाता। तो इनका मतलब जो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाती, स्क्वायर की वैल्यू छोटी हो जाती। तो अगर हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ये टर्म भी बहुत स्मॉल हो जाता, है ना। फिर ये x, ये और छोटा टर्म है, इससे मल्टीप्लाई करते तो इसकी वैल्यू और छोटी हो जाती, तो ये टर्म्स और छोटे छोटे बन जाते हैं, मतलब 1 प्लस nx के रिस्पेक्ट में ये टर्म्स और छोटे हो जाते हैं। तो इनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, इनसे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो इसलिए हम हायर पावर को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, है ना। तो ये था जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन जो, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल और आएंगे, पहले हमने किसके लिए देखा है, x प्लस a वाले टर्म के लिए, इसी तरह हमारे पास x माइनस a वाले टर्म के लिए भी होगा, है ना, या माइनस साइन के लिए भी होगा, तो उसको हम देखते हैं। जो पहले आप इतने का नोट कीजिए, मतलब ये अभी इसके एक्सप्रेशन आए हैं, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है ना, चलिए इतना नोट कीजिए, ओके। अब हम इसको जो नेगेटिव टर्म के लिए देखते हैं। नेगेटिव मतलब जैसे यहाँ पर हमारे पास x प्लस a था, है ना, तो अगर हम यहाँ पर x माइनस a कर दें, ठीक है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा,
है ना। तो इसमें मुझे थोड़ा सा ही साइन चेंज करने पड़ेगी हमको, देखना x माइनस ए रेस्ट टू द पावर ए, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस ए रेस्ट टू द पावर n, है ना। मतलब जहाँ a है उस a की प्लेस पर हमें माइनस ए लिख देना है, ठीक है। और बाकी तो सेम एक्सप्रेशन हमारा एज इट इज रहेगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर x की पावर तो यहाँ पर 0 है ना, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए चलो यहाँ x की पावर क्या है, ठीक है। यहाँ हम देखें तो यहाँ -1 अगर हम लिख देते हैं, माइनस ए लिख देते हैं सॉरी, है ना, यहाँ पर माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आनी है, 1 आनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर तो देखिए हम x के जहाँ a लिखा है वहाँ माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस ए लिख दे, ठीक, यहाँ माइनस ए लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस ए लिख देते हैं। अब माइनस लिख दिया अब जो हमने, अब अगर हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू तो कितनी आनी है, 1 ही आनी, मतलब यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है, तो ये माइनस साइन हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये x की पावर यहाँ माइनस ए है ना, तो माइनस ए की पावर 1 है, तो आंसर हमारा माइनस ए ही आएगा। तो माइनस ए आएगा तो ये साइन, ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब हम रिपीट उसको लिख नहीं रहे हैं, यहीं पर थोड़ा सा साइन चेंज करते हैं। फिर अगला टर्म जो है ये वाला जो है ना, कौन सा टर्म है, थर्ड वाला टर्म। इस थर्ड टर्म में देखिए माइनस ए क्या है, माइनस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है तो माइनस क्या ही हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो ये माइनस यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये प्लस ही हो जाएगा, है ना, ये साइन एज इट इज। अब ये a माइनस ए की पावर 3 है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, मतलब थोड़ा सा साइन में चेंज आता जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमको पावर की वैल्यू नहीं मालूम है इसलिए माइनस है और माइनस ए ही लिखकर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, मतलब चेंज क्या आया है, जो चेंज क्या आया है ध्यान दो, ये पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, मतलब जो कौन से टर्म है, इवन वाले टर्म है, इवन टर्म, उनका साइन नेगेटिव होते जा रहा है यहाँ पर, है ना। ये नेगेटिव हो गया, फोर्थ वाला टर्म नेगेटिव हो गया, फिर इसके बाद नेगेटिव वाला कौन सा आएगा, सिक्स्थ वाला टर्म, है ना, इस तरह से जो। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर यहाँ जो नेगेटिव होता है कुछ, है ना, यहाँ माइनस अगर आ गया तो जो ऑड सॉरी इवन वाले टर्म है उनको माइनस कर देना है, वो वाले साइन को, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, है ना। चेंज क्या हुआ समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव है तो, ठीक है, ये देखो x सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस, फिर थर्ड टर्म है ना, फिर ये फोर्थ टर्म जहां a की पावर 3 है, ऑड है, वो वाले टर्म नेगेटिव, ओके, इस तरह से। अब ये लास्ट वाला टर्म है, ये लास्ट टर्म हमको पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना, n की वैल्यू नहीं मालूम है, n कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ माइनस ऐसे ही लिखते या -1 अलग से -1 n लिखते ऐसा, ओके ना। चलिए, तो ये हो गया, हमने नेगेटिव के लिए कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर यहाँ पर भी ये तो वही है, ठीक है ना, इवन वाले टर्म नेगेटिव करते हैं, ये सेकेंड टर्म नेगेटिव हो गया, फिर फोर्थ टर्म ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर हमें नहीं पता है कि n की वैल्यू ऑड है या इवन, तो यहाँ -1 n, फिर वो जो n की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसका साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर ये क्या बचेगा, तो अगर ये नेगेटिव हो तो, है ना, सॉरी इधर भी साइन बदलते जाना है ना, x माइनस है 1 माइनस, है ना, ये 1 माइनस और ये भी माइनस, क्लियर ना। मतलब एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, क्या चेंज हुआ, अगर यहाँ x माइनस ए हुआ तो इधर क्या चेंज हुआ, जो हमारे इवन वाले टर्म है उनके साइन नेगेटिव हो जाएंगे, ऐसे याद रखो, इवन वाले टर्म के साइन नेगेटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, है ना, चौथा टर्म नेगेटिव, फिर सिक्स्थ टर्म नेगेटिव, फिर एट टर्म नेगेटिव, ऐसा, ओके ना, ठीक है, ये ठीक। तो ये किसके लिए हो गया, नेगेटिव के लिए, मतलब बीच में अगर एक्सप्रेशन में
नेगेटिव साइन हुआ, माइनस हुआ तो ओके। फिर ये रहा जो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम और उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, इतना नोट किया।